हेलो लाडलों, कैसे हो तुम लोग। सो वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोग जैसा तुम लोग अगर सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो हम लोग ज्योग्राफी के अपने 10th लेक्चर पे आ चुके हैं। ठीक है, हम लोग प्लेट टेक्टोनिक कर रहे थे। हम आज ये प्लेट टेक्टोनिक का दूसरा पार्ट होने वाला है। प्लेट टेक्टोनिक के हमने पहले पार्ट में देखा था कन्वर्जेंट मूवमेंट के बारे में। जैसा कि तुम लोग को अगर ध्यान में होगा तो 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं प्लेट्स के, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, जो मैंने तुमको पहले लेक्चर में बता दिया पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़ के बारे में। तो आज इस पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़, डाइवर्जेंट मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो एक चीज़ मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़ होती है ना, कन्वर्जेंट मूवमेंट जो होती है ना, उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज़ भी बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो वहाँ पे क्या होता है कि जो एक लैंड मास है वो नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ की जो मान लो बीच की बाउंड्रीज़ थी वो तो ख़त्म हो गई यहाँ पे, तो इसलिए उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज़ बोलते हैं। बट जो डाइवर्जेंट मूवमेंट है, जो प्लेट्स बाहर की ओर जा रही हैं बाहर की, तो इसमें क्या है, एक नई बाउंड्री, जो मान लो अगर ये दो प्लेट साथ में थी पहले, ये दो प्लेट साथ में थी, बट ये टूटने के बाद इनकी अलग अलग बाउंड्रीज़ बन गई है ना, तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये नाम से क्लियर हो गया होगा चीज़ें। तो देखो इसमें भी वही होता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट, ओशन कॉन्टिनेंट, ओशन ओशन डाइवर्जेंट। ठीक है, ओशन कॉन्टिनेंट हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऐसा सच हम लोग को देखने को नहीं मिला है ओशन कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट के बारे में। अगर वैसा कुछ होगा भी तो वो ऐसे घूम फिर के फिर वो बन जाएगा क्या, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट ही बन जाएगा, क्योंकि ओशन कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट जैसा चीज़ इसमें बन नहीं पाएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट के बारे में। तो लेट मी फर्स्ट मार्क द हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट के बारे में। डाइवर्जेंट मूवमेंट के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। आई होप तुम लोग मेरे साथ नोट्स बनाओगे। नोट्स ना भी बनाओ तो डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ भाई, वो मेरे साथ ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि तुमको मैं नोट्स तो दे दूँगा डायग्राम पे, लेकिन तुम अगर सीधा नोट्स को पढ़ोगे तो तुम कुछ समय बाद उसको भूल जाओगे। इसलिए अगर तुम खुद से बना लोगे डायग्राम ना, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे साथ डायग्राम बनाओ तो तुम मेरे साथ बना लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द फुल फॉर्म, आप खुद लोग लिख लोगे। तो देखो इसमें क्या होता है कि मान लो कॉन्टिनेंट क्या होता है कि मान लो एक प्लेट है। तुम लोगों को पता है कि लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो ऑलरेडी ब्रोकन है, हमने पहले बात कर लिया है इसके बारे में। मान लो ये एक प्लेट है, इसमें क्या है कि नीचे से कंटिन्यू मैग्मा हिट कर रहा है। ठीक है, वेरी हॉट मैग्मा, जिसके वजह से क्या हो रहा है, देखो हम लोग लेवल वाइज इसको बना रहे हैं, जिसके वाइज यहाँ पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग देखें तो इस प्लेट में ना, इस लिथोस्फेरिक प्लेट में कंटिन्यू मैग्मा हिट होने के कारण यहाँ पे एक छोटा सा दरार टाइप बन रहा है। ये पूरा नहीं टूटा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक छोटा सा दरार के टाइप बन जा रहा है, दरार बन जा रहा है यहाँ पे, जैसे कुछ ब्रोकन तरह का यहाँ पे दिखने लगा है। और ये जो तुम्हारा वाइट वाला पोर्शन है ये हट रहा है, यहाँ बाउंड्रीज हटने लग रही हैं, और यहाँ पर ब्रोक हो रहा है ये बीच में। तो ये फुल्ली ब्रोकन नहीं हुआ है अभी, लेकिन अगर यही कंटिन्यूस मैग्मा हिट करने के कारण क्या हो रहा है कि यही सेम प्लेट है ना, यही सेम प्लेट क्या हो जा रहा है कि ये ऐसे करके ऐसे तुमको थोड़ा ब्रोकन होता हुआ दिखेगा। और ये ऊपर नीचे से क्यों ब्रोक हो रहा है उसके बारे में मैं तुमको भी बता दूंगा। देखो ये हो गया, ये कुछ जैसा तुम्हारा यहाँ पे प्लेट था, अब प्लेट क्या हो रहा है, कंटिन्यू मैग्मा हिट होने के कारण कंटिन्यू यहाँ से मैग्मा हिट हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि प्लेट्स टूट रही हैं। तो तुम्हें पता है कि कॉन्टिनेंट जो क्रस्ट होता है वो बहुत थिक होता है। थिक होने के कारण क्या होता है कि हर जगह से बिल्कुल टूट नहीं पाता है। तो वो क्या हो, अगर पूरा नहीं टूट पाता तो वो ऊपर से नीचे से दोनों जगह से वो प्लेट टूट जाती है इस तरह, इसलिए ये ऊपर नीचे दोनों तरह से टूटने लगती है। तो तुम लोग देख पाओगे कि यहाँ पे अलग अलग ऐसे बाउंड्रीज बन जाएगी, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी कहते हैं। ठीक है, आई होप तुम ये समझ रहे होगे। तो इसको अगर हम लोग ऐसा पूरा डायग्राम बनाएं, इन दिनों का मिक्सचर में एक डायग्राम बनाए हम लोग, तो क्या बनता है, सर्दी हो गई गाइस ये ऐसा, ये ऊपर से टूटा, ऐसे रिफ्ट देखने को मिलेगी हम लोग को यहाँ पे, है ना, ऐसा रिफ्ट देखने को मिलेगी।
क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यू यहाँ पे मैग्मा हिट होने के कारण ये जो एक प्लेट थी, लिथोस्फेरिक स्लैब थी, वो तुम्हारी टूट गई है। टूटने के कारण देखो यहाँ से मैग्मा कंटिन्यू हिट कर ही रहा था उसको, तो ये टूट चुकी है। तो अगर हम लोग इसमें देखें कि इसमें क्या क्या फॉर्मेशन होता है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फॉर्म करता है तुम्हारा रिफ्ट वैलीज़। रिफ्ट वैलीज़ फॉर्म होती है। और यहाँ पे यही देखिए तो यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन। तो मान लो अभी कभी तुम्हारे क्वेश्चन में ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन के बारे में पूछ लिया गया या रिफ्ट वैलीज़ के बारे के फॉर्मेशन में भी बोला गया, तो तुम्हें फटाक से ध्यान में आना चाहिए कि ब्लॉक माउंटेन्स क्यों हो रहे हैं या रिफ्ट वैलीज़ क्यों हो रही है। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हो रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स में भी क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है। डाइवर्जेंट मूवमेंट भी क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन या रिफ्ट वैलीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। अब अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें ब्लॉक मूवमेंट का इंडिया में, तो विंध्यास एंड सतपुरा जिसके एग्जांपल हो सकते हैं। ब्लॉक माउंटेन के विंध्यास एंड सतपुरास एग्जांपल हो सकते हैं इसके। रिफ्ट वैली की अगर हम लोग एग्जांपल देखने जाएं, रिफ्ट वैली की, तो रिफ्ट वैली की एग्जांपल हम लोग इंडिया में दे सकते हैं। नर्मदा वैली है ना, नर्मदा वैली बिटवीन संध्या एंड सतपुरा, संध्या एंड सतपुरा के बीच में नर्मदा वैली क्रॉस करती है। अगर ऐसे ग्लोब में देखें हम लोग, आउट ऑफ इंडिया देखें, तो एक है तुम्हारी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, है ना। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। तुम्हें अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तुम लोग को, तुम वो लिख सकते हो। ठीक है। तो देखो फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे मैंने तुमको बताया कि मैग्मा कंटिन्यू हिट कर रहा है। मैग्मा कंटिन्यू हिट जो कहीं कहीं से ये थिक भी होता है, तो क्या होता है कि कहीं कहीं से वो पूरा टूट जाता है, कहीं से नहीं टूटता है। तो जहाँ से ये पूरा टूट जाता है, जहाँ से मैग्मा को बाहर आने का मौका मिल जाता है, तो मैग्मा जब इससे बाहर निकली तो यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ बाहर निकल के फैलती है और यहाँ पर ये जम जाती है। मैग्मा जितनी बाहर निकलती है यहाँ जम जाती है। तो इस मैग्मा के यहाँ पर जमने के कारण इस जगह को जो फॉर्म होता है, इस जगह को हम लोग कहते क्या हैं, PLATEAU, प्लेट्यू बेसाल्ट। प्लेट्यू बेसाल्ट बोलते हैं। अब बेसाल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगेन ये एस्थेनोस्फीयर से आ रहा है और एस्थेनोस्फीयर में तुम्हें क्या पता है कि सीमा से बना हुआ है ना, सीमा से। और मैंने ये तुम्हें बहुत पहले बताया कि जो चीज़ सीमा होती है वो बेसाल्टिक भी होती है। तो यही कनेक्शन के बारे में तुमको उस समय बता रहा था कि इसके कनेक्शन तुम्हें आगे ध्यान पड़ेंगे, तुम्हें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो हमने देखा क्या कि अगर डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है और कॉन्टिनेंट क्रस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है। और देखो एक बात फिर क्या होगा कि मान लो अगर कंटिन्यू यहाँ पे मैग्मा हिट करते गया, कंटिन्यू यहाँ पे एक से, हाँ, कंटिन्यू मैग्मा हिट कर रहा है यहाँ पे। कंटिन्यू मैग्मा हिट करने के कारण इफ़ ऐसा समय आया कि ये दो बाउंड्रीज अलग हो गई, ये एक पूरी ये बाउंड्री एक पूरी अलग हो गई और ये एक बाउंड्री पूरी अलग हो गई, है ना। और ये बीच का जगह खाली हो गया, तो ये इस बीच के जगह पे क्या बन जाएगा, इस बीच के जगह पे हम लोग को नया फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, OCEANIC, ओशनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जब बीच से टूट जाएगा, टूटने के बाद यहाँ पे क्या है, पानी भर जाएगा। टूटने के बाद यहाँ पे एक सेकेंड, टूटने के बाद यहाँ पे पानी भर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या, नया ओशनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, आई थिंक तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस के बारे में। सो हम लोग अगर आगे बढ़े नेक्स्ट में, हाँ देखो सेकंड के बारे में बात करें। सेकंड हमारा क्या है, ओशियन डाइवर्जेंस। ठीक है, ओशन डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे देखो वही सेम बात करें। देखो एक बड़ा प्लेट है, ओशनिक प्लेट बड़ा सा, ठीक। ये जो हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ा है ना, वो बिल्कुल वही सेम चीज़ यहाँ भी बताया गया है। तो अगर तुम्हें सी फ्लोर स्प्रेडिंग पता है तो तुम इसके डायग्राम खुद भी बना सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि तुम भी मेरे साथ बनाओ। और अगर तुम्हें अगर ध्यान में है तो तुम खुद से ही बनाओगे, तो वो तुम्हारी एक एक्टिव रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो तुम वीडियो पॉज कर सकते हो, खुद से बनाने का ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं भी बना ही रहा हूँ यहाँ पे साथ में। ठीक है, तो जो हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दोनों डाइवर्ज करेंगे, बाहर निकलेंगे और यहाँ पे एक नया फ्लोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, कंटिन्यू मैग्मा हिट होने के कारण। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है, ये बीच से मान लो ये दो प्लेट्स हो गई जो साथ में जुड़ी हुई हैं। अब इनमें क्या है कि कंटिन्यू एस्थेनोस्फीयर से कंटिन्यू मैग्मा हिट हो रहा है, कंटिन्यू मैग्मा बाहर जा रहा है, कंटिन्यू मैग्मा बाहर हिट कर रहा है। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर
कि इसको अगर हम लोग लेबल कर लेना तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो लेट मी लेबल इट। देखो ये क्या है तुम्हारा, ये हो गया LITHOSPHE लिथोस्फेरिक प्लेट है ये, ठीक है। ये एस्थेनोस्फेयर से करंट कंटिन्यूसली क्या आ रहा है, कन्वेंशनल करंट आ रहा है, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर से, ओके। और यहाँ पे तुम डाल सकते हो इस जगह पे, ये कौन सी जगह है, THNOSPHERE एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। ऐसे तुम अगर डाल दोगे तो डायग्राम और थोड़ा सुंदर लगने लगेगा। तो देखो ये एक सिंपल डायग्राम हो गया। इसका हम लोग लेवल 2 ऑफ द डायग्राम देखें। लेवल 1 तो हमने देखा कि ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है एक प्लेट पर, दो प्लेट्स पर। लेवल 2 ऑफ डायग्राम हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो ये जो प्लेट्स है तुम्हारी, कंटिन्यू मैग्मा हिट होने के कारण ये यहाँ ये वाली प्लेट्स बाहर छट जा रही हैं, बाहर निकल जा रही हैं, दोनों प्लेट्स अलग हो रही हैं, है ना, दोनों प्लेट्स अलग हो रही हैं। नीचे से मैग्मा इनको कंटिन्यू हिट कर रहा है, मैग्मा कंटिन्यू हिट कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या बन जा रहा है, एक नया सी फ्लोर बन रहा है इस जगह पर, है ना। ये नया सी फ्लोर बन रहा है, मतलब एक न्यू OCEANIC ओशियनिक क्रस्ट बन रहा है, न्यू ओशियनिक क्रस्ट बन रहा है। मतलब कि क्या, तुमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मिड ओशनिक रिजेस के बारे में, है ना। मिड ओशनिक रिजेस क्या होता है, तो यही इसी से फॉर्मेशन होता है कि एक प्लेट्स थी, नीचे से कन्वेंशनल करंट कंटिन्यू हिट कर रहा है, प्लेट्स डाइवर्ज हुई, प्लेट्स बाहर गई, नीचे जगह खाली हुई, वहाँ पे न्यू सी फ्लोर बना एंड वहाँ पे सेडिमेंट जमा होकर के वो क्या रिजेस का फॉर्म ले लिए और वो क्या बन गया, मिड ओशनिक रिजेस बन गया। मतलब क्या, मिड ओशनिक रिजेस बन गया। इसका एग्जांपल, सबसे इजी सा एग्जांपल जो एस शेप में हम लोग को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, मिड अटलांटिक रिजेस, ये इसका एग्जांपल हो गया, है ना। तो ये ऐसा कुछ होता है ओशन डाइवर्जेंस में, ठीक है। और कुछ मैं इसमें बताने के लिए भूल रहा हूँ क्या, नहीं, आई गेस मैंने इसमें सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है ओशन डाइवर्जेंस में, तुम आई गेस तुम लोग समझ रहे होगे, ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है कि एक इसमें हम लोग कॉन्टिनेंट में क्या है, दो कॉन्टिनेंट साथ में थी, डाइवर्ज किए कैसा, ठीक है। ये दोनों डाइवर्ज हुए, ठीक है। और इधर पे भी दो प्लेट्स थी, ओशनिक प्लेट्स थी, लेकिन फिर क्या हुआ, कंटिन्यू मैग्मा हिट किया, मैग्मा हिट करने के बाद दोनों बाहर गए, बाहर निकलने के बाद यहाँ न्यू फ्लोर बना, न्यू फ्लोर बन के क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट बना, न्यू क्रस्ट, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं। और उसका एग्जांपल हमने देखा, क्या एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिजेस, ठीक है। ये फॉर्मेशन तुम्हारा ये सिंपल सा है, जो हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ा है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अब आई गेस तुम लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अपने तीसरा मूवमेंट है हम लोगों का, जो पैरेलल जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखो, मान लो ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। ये दो प्लेट्स हैं और बीच में एक फॉल्ट लाइन है, तो ये एक दूसरे से आपस में टकराती नहीं है। एक प्लेट ऐसे ऊपर जाएंगी, एक प्लेट ऊपर जाएंगी, एक प्लेट नीचे जाएंगी, तो ये दोनों क्या है कि फॉल्ट लाइन के पैरेलल में मूव करती हैं। फॉल्ट लाइन के पैरेलल मूव करने की वजह से क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि अर्थ को एक हम लोग को देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेडिमेंट्स कोई भी एस्थेनोस्फेयर तक नहीं पहुँच रहा है जिसमें मैग्मा हिट कर रहा है। तो अगर मैग्मा हिट कर ही नहीं रहा है तो हम लोग को वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या सिंपल समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म मोमेंट वो होता है मोमेंट कि जिसमें दो क्रस्ट अपने फॉल्ट लाइन के पैरेलल मूव करते हैं। फॉल्ट लाइन, FAULT, फॉल्ट लाइन के पैरेलल मूव करते हैं, ठीक है। अब इसका मैं तुमको एग्जांपल दे दूं तो एग्जांपल है तुम्हारा सैन एंड्रियास फॉल्ट, ठीक है। ये इसका कुछ एग्जांपल है। मैं इसका थ्योरी तुमको यहाँ ये तुम लिख सकते हो साथ में, ठीक है। ट्रांसफॉर्म मोमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बाउंड्रीज भी बोलते हैं। कंजर्वेटिव बाउंड्रीज क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई बाउंड्री क्रिएट हो रही है, ना ही कोई बाउंड्री डिस्ट्रॉय हो रही है, इसलिए इसको हम लोग कंजर्वेटिव बाउंड्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एक सेकेंड, हाँ,
When lithospheric plates move parallel and each other form new crust and neither created or destroyed, then it is called ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। मतलब कि जो मैंने तुमको बताया कि दोनों ने कोई न्यू क्रस्ट नहीं बना है ना ही डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक देखना बहुत कॉमन है, क्योंकि देखो ऊपर नीचे जा रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई रॉक्स होंगी, यहाँ पर रॉक्स होंगी तो जो एक फोकस पॉइंट बनेगी अर्थक्वेक का, तो यहाँ पे एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक देखना बहुत कॉमन है। लेकिन यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि कोई भी एस्थेनोस्फेयर तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो एस्थेनोस्फेयर के पास पहुँचने के बाद कोई मैग्मा में एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो मैग्मा मैग्मा और ज़्यादा हीटअप नहीं होगा तो वो हिट करेगा ही नहीं लिथोस्फेरिक प्लेट को, है ना। इसलिए वॉल्केनिक एक्टिविटी हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में। तो ये तुम्हारी दो मूवमेंट थी, और एक छोटी सी ये लाइन थी, देखो इस चीज़ के बारे में कि ये कभी प्रीलिम्स में या मेंस में तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आ गया, मेंस में तो नहीं आएगा, ये प्रीलिम्स में तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है कि देखो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स आर क्रिएटेड परपेंडिकुलर टू कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कुछ? देखो ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है कि जो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होते हैं वो कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड कन्वर्जेंट मूवमेंट और डाइवर्जेंट मूवमेंट के पैरेलल जाते हैं। देखो ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं तुमको यहाँ डायग्राम के साथ बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तुमने आई होप तुमने वो नोट कर लिया होगा जो भी वहाँ पे लाइन लिखा हुआ था, तो तुम अब समझने की कोशिश करो। जैसे कि मान लो ये प्लेट्स ऐसी, ठीक है, एक प्लेट ऐसा हो गया, एक प्लेट ऐसा हो गया, एक प्लेट ऐसा हो गया, प्लेट ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब मान लो प्लेट्स देख लें, A B C D E F G H। तो इसमें देखो मान लो क्या हो रहा है कि दो प्लेट्स, इन दो प्लेट्स में क्या हो रहा है कि डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। कन्वर्जेंट मूवमेंट कि एक साथ दोनों कन्वर्ज कर रही हैं, तो यहाँ पे तुम देख पाओगे कि कन्वर्जेंस ए प्लेट और बी प्लेट में कन्वर्जेंस हो रहा है, और यहाँ सी प्लेट और डी प्लेट में कन्वर्जेंस हो रहा है। लेकिन इन दोनों के जो बीच का एरिया है, तो यहाँ पे देखो ये जो प्लेट्स के बीच में ऊपर वाला प्लेट वेस्ट साइड जा रहा है, नीचे वाला प्लेट ईस्ट साइड जा रहा है। मतलब जो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट का कंडीशन था कि वो अपने फॉल्ट लाइन के पैरेलल चलते हैं। तो इस पॉइंट में क्या हो गया कि ये जो बीच का एरिया हो गया ये इसका फॉल्ट लाइन हो गया, एंड इसके ऊपर वाला प्लेट क्या आ रहा है, वेस्ट साइड जा रहा है, एंड इसके नीचे वाला प्लेट ईस्ट साइड जा रहा है, मतलब कि पैरेलल चल रहा है। तो इसके तुम देख सकते हो कि वो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। और उसी तरह से तुम देखो डाइवर्जेंट, मान लो ये डाइवर्जेंट मूवमेंट, ये सब प्लेट्स बाहर की ओर जा रहे हैं, ये प्लेट्स बाहर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भी तुम समझने की कोशिश करो कि ये प्लेट में यहाँ पे डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, यहाँ भी डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो इस जगह वाला जगह है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर का प्लेट तो ऊपर जा रहा है, मतलब ईस्ट साइड जा रहा है, लेकिन नीचे का प्लेट वेस्ट साइड जा रहा है। तो इसके बीच में भी ये एक फॉल्ट लाइन हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। मतलब कि इस जगह पे क्या हुआ कि ये भी ट्रांसफॉर्म मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने मिला कि ये 90 डिग्री मतलब कि पैरेलल परपेंडिकुलर चल रहा है। तो वही यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट है, तुमको ये समझाने के लिए था कि जो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स होता है, वो क्या परपेंडिकुलर होते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट मूवमेंट का, है ना। देखो यहाँ इसी डायग्राम से मैंने तुमको बताया, देखो यहाँ 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, इस जगह पे 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी तुम्हारा 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या परपेंडिकुलर क्रिएट होते हैं डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, मान लो ये स्टेटमेंट आया तो ये सही होगा। एक और स्टेटमेंट है तुम्हारे लिए कि डीप डेप्थ अर्थक्वेक अकर एट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज while at other boundaries we observe shallow depth boundaries। देखो तो कन्वर्जेंट मूवमेंट में हमने क्या देखा था, कन्वर्जेंट मूवमेंट में क्या था कि जो एक प्लेट होती हैं वो इतनी नीचे चले जाती है कि वो एस्थेनोस्फेयर को हिट करती हैं, जहाँ से उनका जो सॉलिड पार्ट होता है वो मेल्ट होकर के मैग्मा बाहर आता है। मतलब कि वहाँ पे क्या वो बहुत ज़्यादा डीप चली जाती है ना, तो उस वहाँ पे क्या स्कोप बनता है कि वहाँ पे अगर वो इतनी डीप जाएंगी तभी तो वहाँ पे ज़्यादा डीप अर्थक्वेक आने का संभावना है। मान लो कोई प्लेट्स अगर ज़्यादा डीप जाएंगी ही नहीं, तो वहाँ पे क्या डीप अर्थक्वेक आने की संभावना है नहीं।
लेकिन अगर जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में हमने देखा था, कन्वर्जेंट जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो प्लेट्स हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं, बहुत नीचे तक जाती हैं, तो वहाँ पे संभावना होती है कि डीप अर्थक्वेक आने का। वहीं सैलो डेप्थ अर्थक्वेक जैसे कि दूसरा हमने देखा डाइवर्जेंट मूवमेंट में, तो वहाँ पे हमने क्या वोल्केनिक एक्टिविटी देखी ही नहीं। अर्थक्वेक होती है लेकिन वो उतने नीचे जाते ही नहीं है चीज़ें, है ना। उतनी स्लैब्स जो लिथोस्फेरिक स्लैब्स होती हैं वो उतनी नीचे जाती ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या हल्की डेप्थ तक ही, मतलब कि शैलो डेप्थ, मतलब कि कम डेप्थ में ही हम लोग को अर्थक्वेक देखने को मिलता है। मतलब वही यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेट्स गो टू एस्थेनोस्फेयर विच कॉज अर्थक्वेक, दैट्स वाई हाइपोसेंटर इज़ वेरी वेरी डीप, है ना। जो भी कन्वर्जेंट बाउंड्री में जो होता है, कन्वर्जेंट मूवमेंट में, कि जो प्लेट्स होती हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं, मतलब एस्थेनोस्फेयर तक जाती हैं। एस्थेनोस्फेयर तक जाने के कारण क्या होता है, जो उनका हाइपोसेंटर है वो बहुत डीप बनता है। वही डाइवर्जेंट या ट्रांसफॉर्म मोमेंट में देखें हम लोग, तो वहाँ पे प्लेट्स क्या होती हैं कि प्लेट्स उतनी नीचे तक नहीं जाती, जिसकी वजह से उतना डीप अर्थक्वेक आने का संभावना नहीं है। तो ये भी अगर स्टेटमेंट आए तो तुम्हारा ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, और क्यों सही है मैंने तुमको इसके बारे में बता दिया है। तो इस तरह से तुम्हारा प्लेट टेक्टोनिक ख़त्म होता है। तो मैंने अपना बेस्ट जितना मैं समझ पाया हूँ उतना तुम्हें समझाने की कोशिश की है मैंने डायग्राम्स के थ्रू। आई होप तुम जो मैंने डायग्राम्स यहाँ बनाए हैं तुमने भी डायग्राम मेरे साथ बनाए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वोल्केनोस। प्लेट टेक्टोनिक तुम्हारा यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक अब अच्छे से पढ़ते रहो, रिवाइज़ करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।